Hello champs, welcome to this video. So practicals are around the corner और usually इस time पे बच्चे बहुत worried होते हैं, anxious होते हैं कि हमसे किस तरह के questions external teacher पूछेंगे वाइवा में. So business studies से related already मैं video upload कर चुकी हूँ in which I have discussed the types of questions that could be asked. तो इसी तरह का video मैं आपके लिए accountancy के लिए भी लेकर आई हूँ. वैसे तो हर बार जब बच्चे वाइवा के लिए जाते हैं एंड व्हेन दे कम बैक दे से कि हम ऐसे ही इतना घबरा रहे थे, इतना डरने की कोई बात नहीं थी. तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा, वाइवा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा. बट आई वुड स्टिल से कि अच्छे से पढ़कर जाओ, मेहनत करके जाओ, बिकॉज इससे एक तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, वहां आप अच्छे से आंसर दे पाओगे. एंड ये सिर्फ आप वाइवा के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो और उसके भी बियॉन्ड अगर आपने CUET देना है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे हैं. तो दिस इज नॉट कि सिर्फ आप वाइवा के लिए इतनी मेहनत करोगे. आई वुड से कि अच्छे से पढ़ के जाओ. सो वाइवा में प्राइमरीली वो आपसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक से ही क्वेश्चंस पूछेंगे. बट अगेन हम टीचर को रोक नहीं सकते, वो हमसे पूरे सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकते हैं. सो हैव अ गुड आइडिया ऑफ द एंटायर सिलेबस. सबसे पहले तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें जो आपने कंपनी चूज की है उसके बारे में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डील करती है, इसके MD कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है. बेसिक थिंग्स जो आपने प्रोजेक्ट में लिखी है कंपनी के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए. और अगर एब्रीविएशन है जैसे TCS तो उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो जो भी आपने कंपनी चूज किया उसके बारे में बेसिक आइडिया आपको डेफिनेटली होना चाहिए. दिस कुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन. सो अगर मुझे आपको बताना हो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर वाइवा तो दैट वुड बी रेशियो एनालिसिस. रेशियोज, सभी रेशियोज के फॉर्मूलाज, ब्रॉड कैटेगरीज, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. लिक्विडिटी में करंट रेशियो, क्विक रेशियो. सॉल्वेंसी में यू हैव डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो. और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. सभी रेशियोज के फॉर्मूलाज और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के जाएंगे. देन आइडियल रेशियो, करंट रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो की आइडियल रेशियो 1:1. बट पूरे सिलेबस का भी आप ओवरव्यू लेकर जाएंगे. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 50 क्वेश्चंस जिस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में. नाउ लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि यही 50 क्वेश्चंस में से ही पूछे जाएंगे, बट येस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. एंड हो सकता है इसी में से क्वेश्चंस वो पूछ लें आपसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट विच इज योर पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज योर इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट उन्हें नहीं बनाना होता एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जैसे 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोमेंट कंपनी. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस क्या होता है जो आपने किया है. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी डेफिनेशन पढ़ के जाएं. बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं जो गिवन है इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. प्रॉपर फॉर्मेट लर्न करके जाएं. दे में आस्क यू कि चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सुनाना शुरू कर दो, तो पूरा फिर आप लाइन बाय लाइन सुनाएंगे. और जो मेजर हेड्स और सब हेड्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए. आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन जहां पे मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर हेड सब हेड वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट वीडियो. देन SPL का पूरा फॉर्मेट आप लर्न करके जाएं. और ये कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यू शुड बी अवेयर ऑफ द वेरियस आइटम्स इन SPL. देन कैटेगरीज ऑफ रेशियोज जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करी थी, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. वैसे मैं आपको बता दूं, अगर टीचर आपसे NCERT से भी क्वेश्चंस पूछे
it's not important, but it's given in your NCERT ki there is one traditional classification of ratios, there is one functional classification of ratios. So traditional classification of ratios ke according the ratios are of three categories: balance sheet ratios, statement of profit and loss ratios और composite ratios. देन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, इसके एग्जांपल्स प्रिपेयर करके जाए. इसी के साथ कमिटमेंट्स क्या होती है, उसके एग्जांपल्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एनीवे वो आपसे पूछेंगे ही. कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको हेल्प चाहिए तो अगेन मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में. सारी एक्टिविटीज वहां पे मैंने कवर की है कि कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, उससे बाहर वो आपसे नहीं पूछ सकते. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, short term highly liquid investments that are readily convertible into a known amount of cash without any significant risk of the change in value. Then major heads subheads में अभी आपको बता रही थी. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है ये पढ़ के जाएंगे. ये भी मैंने वीडियोस में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट. देन सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन. फिर वो पूछ सकते हैं क्या शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स. उस केस में हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं. कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, दे कैन आस्क यू द फॉर्मेट बोथ फॉर बैलेंस शीट एंड एसपीएल. देन टीचर अगर अच्छे मूड में है या आप ठीक से आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपसे ही पूछ लेंगे कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है, तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे. So have one strong point, right? Then formulas तो बहुत ही ज्यादा important है. This is extremely important for all the ratios. Then proposed dividend का क्या treatment होता है cash flow statement में, तो आप कहेंगे कि previous year के proposed dividend को ही हम use करते हैं, उसे हम working में add करते हैं to calculate net profit before tax and extraordinary items, और financing में इसे as an outflow minus करके दिखाते हैं. Current year के proposed dividend का हम कुछ नहीं करते, ये contingent liability होती है as per AS4, that is contingencies and events occurring after the balance sheet date. I'll put the link in the description. Proposed dividend का मैंने ट्रीटमेंट बताया शॉर्ट में, वहां से आप देख सकते हैं, और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो वीडियो भी है. इंटरिम डिविडेंड का भी वो आपसे ट्रीटमेंट पूछ सकते हैं. फिर पूछ सकते हैं कि गुडविल की वैल्यू अगर बढ़ रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो यू विल से दैट दिस विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसे हम इन्वेस्टिंग में शो करेंगे. और अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम गुडविल अमोर्टाइज्ड की तरह ऊपर ऐड कर देंगे एज एन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. देन दे कैन आस्क यू नॉन कैश आइटम्स की एग्जांपल्स दो जैसे डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एग्जांपल दो जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन. गुडविल क्या होती है, गुडविल चैप्टर में वो पूछ सकते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं टू कैलकुलेट गुडविल. स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जब कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करती है फॉर प्रोवाइडिंग सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सम नो हाउ या वैल्यू एडिशन करने के लिए. देन डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को आप कब राइट ऑफ करते हो, इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर अलॉटेड, और पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करते हो. इफ दैट इज नॉट देयर देन एसपीएल से ही राइट ऑफ कर देते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. और ये हमें बताता है AS16 जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट. AS16 के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट होता है. ऑलराइट, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मीनिंग ये तो पहले भी मैंने आपको बता दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट. देन वो आपसे पूछ सकते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही शो करते हैं. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने तरह के होते हैं, अच्छे से करके जाए. इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस. आपने जो एनालिसिस किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बाय मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, आपने कौन सा एनालिसिस किया है, तो यू वुड से एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि जो भी इनके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी, उनको यूज करके आपने एनालिसिस किया है एंड यू आर अ रिसर्च स्कॉलर, सो आपने एक्सटर्नल एनालिसिस किया. देन इंटरफर्म इंट्राफर्म कंपैरिजन क्या होता है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, सो दैट इज AS3 रिवाइज्ड. फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटी किस में आएगी.
प्रॉपर मीनिंग भी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, दोज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स फंड्स एंड बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी. So proper definition. Then charge against profit क्या होता है, appropriation of profit क्या होता है, formulas of all ratios I've already told you. Then they can ask you some entries for feature of shares की entry सुनाओ. Then reissue of shares की क्या entry होती है. Then admission के समय जब नया पार्टनर कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है उसकी क्या एंट्री होती है. सो दे कैन आस्क यू दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, नॉमिनल नेचर. रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है. जब एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम करते हैं कंपनी में तो उन्हें एट द एंड ऑफ दैट वेस्टिंग पीरियड ऑफर किए जाते हैं कंपनी के शेयर्स एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस. ये आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो. देन डिसोल्यूशन चैप्टर में अगर लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखा फिर भी हम उन्हें पे ऑफ पक्का करते हैं. और अगर वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये कितने पे रियलाइज हुए हैं तो भी हम उनको रियलाइज करते हैं एट बुक वैल्यू. बट अगर इनटैंजिबल एसेट्स की कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन है तो इनको फिर हम रियलाइज करते हैं एट जीरो वैल्यू, मतलब रियलाइज नहीं करते हैं. तो ये अभी कुछ साल पहले मॉडिफिकेशन हुई थी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस दे कैन आस्क. देन इनफ्लो आउटफ्लो नो फ्लो वाले क्वेश्चंस, इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. दे कैन आस्क यू कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, इससे इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या नो फ्लो हो रहा है. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, सो यू कैन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फिर पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं. देन ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि रेशियोज इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या इट विल नॉट चेंज, ये थोड़ी इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है. बट कुछ ऐसे होते हैं जो वर्बली पूछे जा सकते हैं तो इस तरह के भी प्रिपेयर करके जाए, जैसे करंट रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इन दिस पर्टिकुलर केस. सो प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कैसे ट्रीट करते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, देन यू कैन से नेट सेल्स. और इसी में हम सेल ऑफ स्क्रैप भी शो करते हैं इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. देन करंट एसेट्स, कोई ऐसी चीज जो वैसे तो करंट एसेट्स का पार्ट होती है बट करंट रेशियो की कैलकुलेशन के लिए उसे हम करंट एसेट्स का पार्ट नहीं मानते, तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड फॉर कन्वर्जन इन कैश, तो रीजन भी पूछ सकते हैं. बोनस शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो आप कहोगे इससे कोई फ्लो नहीं हो रहा है कैश का तो इसे हम शो नहीं करते हैं. देन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी. ठीक है. देन सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, अगर आपने बनाई है तो डेफिनेटली पता होना चाहिए. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, इसके एग्जांपल्स. देन रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स कौन सी होती हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है. देन इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. देन सेल ऑफ स्क्रैप को आप कहाँ शो करते हो एसपीएल में, तो यूल से अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को अंडर अदर इनकम और बैड डेट्स को अदर एक्सपेंसेस में. देन गुडविल कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं. देन कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल निकालते हो, तो दैट यू शुड नो. देन कौन सी कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाना है, सो दैट वुड बी वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोमेंट कंपनी. देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है. देन जो डेबिट बैलेंस होता है एसपीएल का उसे आप कहाँ शो करते हो बैलेंस शीट में, सो इट इज शोन एज अ नेगेटिव आइटम अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. देन ऐसी एक्टिविटी विच इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे एक फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, सो दैट वुड बी डिविडेंड पेड. और एक ऐसी एक्टिविटी विच इज ऑलवेज ऑपरेटिंग, चाहे फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, सो यू कैन से सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज.
AS4 हमें क्या बताता है, इसका नाम है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये हमें यही बताता है कि जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है दैट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, बिकॉज अभी डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को प्रपोज किया है, अभी शेयर होल्डर्स इसे एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे या हो सकता है ना भी करें, तो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। AS26 जिसका नाम है इंटैंजिबल एसेट्स, वो हमें क्या बताता है कि गुडविल को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब यू हैव पेड कंसिडरेशन फॉर इट। देन फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आई होप आपको एक जनरल आइडिया मिल गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस यू कुड बी आस्क्ड इन द वाइवा। आई वुड से दिस अगेन कि आप इसको ऐसा ना समझो कि आप सिर्फ वाइवा के लिए पढ़ रहे हो, दिस इज ऑल्सो प्रेपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड देन फॉर योर CUET एग्जाम्स। सो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, अगर आप प्रिपेयर होके जाएंगे वाइवा के लिए तो यू वुड फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो। बट वैसे मैं आपको बता दूं कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही है, इतना कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टीचर भी चाहता है कि आप कंफर्टेबली आराम से आंसर दो। सो I wish you all the very best for your accountancy practical। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल वाइवा के बारे में बताऊंगी।